Okay, so let's study the new topic, greenhouse effect and global warming. Okay, so अब ये टॉपिक हम 4 पार्ट में स्टडी करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन द प्रोसेस, देन हार्मफुल इफेक्ट्स एंड देन द प्रिवेंशन, कि हम उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक. सो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें. सो व्हाई द नेम हैज गिवन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसा नाम क्यों दिया है? तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ग्लास हाउस होते हैं, लाइक फार्म में ग्लास हाउस ऐसे बनाए जाते हैं, कांच के घर बनाए जाते हैं. क्यों? सो क्रॉप्स होते हैं कुछ जो कि उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है. सो ऐसे क्रॉप्स को मान लो अगर हमें ठंडी सीजन में ग्रो करवाना है, जैसे कि विंटर में ग्रो करवाना है, तो वहाँ पे तो अभी आउटर एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट तो ठंडा होगा, टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होगा. तो ऐसे में हम ऐसे क्रॉप्स कैसे ग्रो कराएं कि जिनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, लाइक अराउंड 28 और 30 डिग्री टेम्परेचर, राइट? सो उसमें क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स को ग्लास हाउस में ग्रो करवाया जाता है, जिसमें ऐसी सिस्टम होती है, ऐसे ग्लासेस होती है जो कि बाहर से एनर्जी यानी सनलाइट अंदर तो आने देते हैं, बट अंदर से वो वापस बाहर नहीं जाती है एनर्जी. सो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द सनलाइट, ड्यूरिंग द डे टाइम, जब सन प्रेजेंट है, ये लाइट से वो अंदर आएगी और अंदर है वो थोड़ा वार्म टेम्परेचर है वो बन जाएगा. बट आफ्टर द सनसेट ये लाइट तो चली जाएगी, सनलाइट तो नहीं आएगी, बट अंदर जो एनर्जी ऑलरेडी आ गई है वो अभी बाहर नहीं जा पाएगी. सो ड्यूरिंग द होल डे एंड नाइट प्लांट्स गेट दैट वार्म टेम्परेचर, राइट? सो दिस इज हाउ ये कुछ ग्लास हाउस का कॉन्सेप्ट होता है फार्मिंग में, फील्ड में. तो ऐसे ही कुछ ये ग्रीन हाउस है कि जैसे ही बाहर से हाई टेम्परेचर है, सनलाइट का ओबीसी बाहर से मतलब वो अर्थ पे आता है और वहीं रह जाते हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है ये एनर्जी. ठीक है, तो उसकी वजह से अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर बोथ गेट्स वार्म. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होते हैं. दैट इज़ वाई उसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं. ये एनवायरमेंट का गर्म हो जाना, अर्थ की सरफेस का गर्म होना. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ द नेम हैज़ गिवन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, अब ये नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन है, नेचुरली होता है, सनलाइट के थ्रू ये हीट है वो ज़्यादा बढ़ती है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फियर. नाउ अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मान लो नहीं होता, देन विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन अ चिल्ड लाइक -18 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बट रादर देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस. अगर मान लो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होती तो अर्थ का टेम्परेचर है वो इतना चिल्ड होता, -18 डिग्री होता, नॉर्मल नेचुरल रेंज की बात हो रही है. ठीक है, बट अभी फिलहाल क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस. वैसे अभी तो ये 15 से बढ़ गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ गई है. ठीक है, सो अब बात करते हैं प्रोसेस की. ये हो गया इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं प्रोसेस की. तो सबसे पहले गैसेस की हम बात करेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. तो ये कौन से गैसेस है? तो सबसे ज्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. 60% जितना इन्वॉल्व है ग्रीन हाउस इफेक्ट में. दूसरा है, उसके बाद आता है मीथेन 20%, देन द थर्ड कम्स 14% CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ये गैस है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, उन सब में यूज़ होता है. वैसे अभी उनको बैन किया गया और मिनिमल यूज़ होता है, बट दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, एंड वेरी लेस अमाउंट 6% इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O. ठीक है, सो दिस आर सम गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. दैट इज वाई दे कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. अब बात करते हैं मेन प्रोसेस की कि कैसे ये प्रोसेस है वो होती है. ठीक है, सो मान लो ये अर्थ है. ठीक है, सपोज दिस इज द अर्थ. ये हाफ पार्ट दिखा है हमने अर्थ का, तो ऑब्वियसली अर्थ के आसपास का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर, राइट? सो दीज आर सम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर, जिसको बोलते हैं नियरेस्ट टू अर्थ इज ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ओके, दिस आर सम लेयर्स. अब ये स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर होता है ओजोन का.
ठीक है, ओजोन गैस का लेयर होता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। अब ये सारे लेयर से वो क्या करते हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, तो चलिए उसकी बात करते हैं। जैसे कि ये सन है तो उसमें से ये सन रेज आएंगे। अब ये रेज है वो लाइट के फॉर्म में होगा, और लाइट कौन सी, सो इट कैन बी इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, यूवी जिसको हम बोलते हैं विजिबल रेंज, जो कि हम देख सकते हैं, ऐसी रेंज में ये लाइट से वो आएंगी। ठीक है, अब उसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायोलेट। ठीक है, इन दोनों हार्मफुल होते हैं सबसे ज्यादा। सो मोस्टली क्लाउड्स एंड गैसेस reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some of them। तो जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे रेस, उनमें से 1/4 है वो उनको तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, कौन, क्लाउड्स और सम गैसेस, और कुछ अमाउंट में उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस। ठीक है, बट सम सोलर एनर्जी, सम इनकमिंग हाफ सोलर रेडिएशंस फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड हीटिंग इट। बाकी की आधी जो कि यहाँ पे अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएगी, उसकी वजह से ये अर्थ की सरफेस है वो हीट होती है, गर्म होती है। ठीक है, एंड अगेन ये अर्थ सरफेस है वो उसको री एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, राइट। ये इंफ्रारेड रेज है वो री एमिट्स होते हैं। ठीक है, बट सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन डज नॉट एस्केप इनटू स्पेसिस बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस। देखो अब क्या है, ये सोलर रेज आ रही है, ठीक है, आधे तो इधर क्लाउड्स में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से कुछ, अब क्या हो रहा है, कुछ मान लो अर्थ तक पहुंच गए, अब ये अर्थ की सरफेस को हीट करेंगे, अर्थ भी अगेन उसको वापस रीएमिट करता है। बट क्या हो जाएगा, समटाइम्स कुछ रेडिएशन है वो ऐसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे CO2, जैसे कि हमने इधर एक एग्जांपल लिखा है, कुछ गैसेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको बाहर नहीं जाने देंगे, वो यहाँ पे ही उसको रोक के वापस अर्थ पे भेज देते हैं। तो सी नेचुरली क्या होता है, एक तो आधी रेडिएशन है वो क्लाउड्स वगैरह थ्रू वापस चली जाएगी, अर्थ तक पहुंचेगी ही नहीं। अब जो आधी रेडिएशन पहुंच रही है उसमें भी अर्थ क्या करता है, उसमें से कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है, यानी उसकी वजह से सरफेस है वो हीट होगी, अगेन कुछ रे से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, रीएमिट कर देता है अर्थ इटसेल्फ, अर्थ खुद ही उसको रीएमिट करता है। बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, वो ये रीएमिट हुए रे से उसको कैप्चर करके वापस अर्थ पे भेज देगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सी अब डबल हीटन अप हो रही है अर्थ की सरफेस। एक बार तो ऑलरेडी गर्म हो गई, उन्होंने वापस रेस को भेजा, बट इन गैसेस ने उसको बाहर नहीं जाने दिया एटमॉस्फेयर में, और वापस से उनको भेज दिया कहाँ पे, अगेन अर्थ पे। सो दिस इज हाउ द अर्थ सरफेस हीटिंग इट अप वंस अगेन, एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड मेनी अ टाइम्स। ऐसा होता रहता है कि अर्थ है वो रिफ्लेक्ट करती है, बट ये गैसेस है उसको बाहर नहीं जाने देते, वो वापस आने देते हैं इन रेज को। तो ऐसे बार बार ये हीटन अप होती रहती है अर्थ की सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ सच ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के सरफेस का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। And if we talk about the past century, so during the past century, the temperature of Earth has increased by 0.6 degree Celsius. इतना बड़ा है during the last century, and most of it during the last 3 decades, उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, टेम्परेचर का अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में गर्मी है वो फैल रही है अर्थ पे, सो दैट इज़ वाई टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। सो साइंटिस्ट अभी हम हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें सपोज, देन साइंटिस्ट डू बिलीव कि उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होती है। सो वेरी फर्स्ट इफेक्ट है क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स। प्रोसेस की बात कर ली है हमने कि कैसे ये हीट है वो बढ़ती है, ठीक है, अर्थ पे। अब बात करेंगे हम हार्मफुल इफेक्ट्स की, कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। तो पहला तो है क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट्स में चेंजेस आते रहते हैं उसकी वजह से, जिसका एग्जांपल है अल नीनो इफेक्ट। इसका एक एनिमेशन भी दिया है आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या है अल नीनो इफेक्ट।
तो ये एक हीटिंग फिनोमिनन है, नेचुरली फिनोमिनन है। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से ये स्पेसिफिकली स्पेसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन है जो, उसमें स्पेशली ये होता है। तो पैसिफिक ओशन है, उसमें डायरेक्ट सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से पानी है वो गर्म होता है, और ऑब्वियसली वो गर्म होगा तो क्या होगा, वेपर बनेगी उसकी, राइट। सो इस वाटर वेपर अभी वो वेट में हल्की होती है तो वो ऊपर आगे बढ़ेगी। जैसे ही वो ऊपर जाएगी उसके क्लाउड्स बनेंगे। अब क्लाउड से इन द डायरेक्शन ऑफ विंड वो आगे बढ़ेंगे, जैसे ही पवन की दिशा होगी वहाँ पे वो आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पे अगेन उसको वापस ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है तो ये वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, और बारिश के फॉर्म में ज़मीन पे वापस गिर जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, वो लोअर स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। तो सेम में ये अल नीनो इफेक्ट क्या है कि पैसिफिक ओशन में पानी के गर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वेपर बनती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लाउड फॉर्मेशन होता है। एंड ये क्लाउड्स अभी जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं। तो ये क्या है कि बिना सीजन के बारिश होना, यानी जिसको हम बोलते हैं कि सीज़न नहीं, यानी रेनी सीजन में तो बारिश होती ही होती है, बट इवन उसके अलावा भी जब कई बार बारिश होती है तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ अल नीनो उसको बोलते हैं। तो ज़्यादातर ये अमेरिका वगैरह में आप देखते हो स्टॉर्म्स आते रहते हैं, ठीक है। सो दिस स्टॉर्म्स आर इफेक्ट ऑफ दिस अल नीनो, ठीक है, उसकी वजह से ये स्टॉर्म्स हैं वो आते हैं। सो एक ये मेजर डिज़ास्टर है, हार्मफुल इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। दूसरा है, अगर हम बात करें, देन इट इंक्रीज द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। अभी ओबियसली ये जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, उसमें वाटर है वो राइज हो जाएगा उसका लेवल, और उसकी वजह से जो आसपास के एनवायरनमेंट है, आसपास के लोग रहते हैं वहाँ पे, वो सारे घर हैं वो डूब जाएंगे, वो सारे इलाके हैं वो डूब जाएंगे। सो इट इज़ ऑल्सो अनदर हार्मफुल इफेक्ट, पोलर आइस का पिघल जाना, ग्लेशियर्स का पिघल जाना, फिर सी लेवल का बढ़ जाना, फिर अल नीनो इफेक्ट। अब इन सबको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन, व्हाट वी कैन डू। सो कटिंग डाउन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली पेट्रोलियम, क्योंकि जैसे हमने अभी बात की ग्रीन हाउस गैसेस की, तो उसमें आपने देखा कि CO2, CFC, मीथेन, ये सारे गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम से ही मोस्ट ऑफ CO2 वगैरह फैलते हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रहा है। तो अगर हम पेट्रोलियम का मिनिमम यूज़ करें देन वी कैन प्रिवेंट दिस ग्लोबल वार्मिंग टू, राइट। दूसरा है प्लांटिंग द ट्रीज। अगर CO2 ज़्यादा है तो हम ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्लांट करें, देन इट कैन एब्जॉर्ब द CO2, सो उसकी वजह से भी कम हो सकता है। देन थर्ड है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी यूसेज। हम ऐसे एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं जिसकी एफिशिएंसी वो ज़्यादा हो, जैसे कि अगर हम व्हीकल्स की भी बात करें तो इंजिन्स ऐसे बनाएं जो कि फ्यूल एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा हो, तो ताकि कम से कम है वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से वो रह जाए और कम से कम है वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाए, ठीक है। एंड द लास्ट इज रिड्यूसिंग द डिफॉरेस्टेशन। ओबियसली जो भी हम वन कटाई है वो ज़्यादा करते रहते हैं, उसकी वजह से ये CO2 लेवल भी बढ़ गया है क्योंकि पेड़ पौधे कम हो गए। तो ये डिफॉरेस्टेशन को भी रोका जा सकता है और उसकी वजह से भी हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर सम प्रिवेंशंस। सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, विच वॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हमने 4 स्टेजेस में पढ़ा। इंट्रोडक्शन, जो कि ग्लास हाउस जैसा है और ऐसा नाम क्यों पड़ा। फिर बात की हमने प्रोसेस की कि कैसे हीटिंग है वो कैसे होती है, उसमें हमने बात की ग्रीन हाउस गैसेस की एंड एनवायरनमेंट की। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स, जिसमें मेन था अल नीनो इफेक्ट, ठीक है, उसके एनिमेशन लिंक है आप देख सकते हो। एंड देन द लास्ट प्रिवेंशन, कि ग्लोबल वार्मिंग को हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो लेट अस स्टडी रेडियोएक्टिव वेस्ट। अब ये रेडियोएक्टिव वेस्ट क्या है, पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सो रेडिएशन, राइट, ये वर्ड आप सबने सुना ही होगा। सो रेडिएशन मीन्स व्हाट, देर आर सम एलिमेंट्स जिसके थ्रू ये रेडिएशन से वो निकलते हैं उनमें से, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ अब ये रेडिएशंस कैसे फैलते हैं और ऐसे कौन से एलिमेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं।
सो इनिशियली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्यों यूज किए जाते थे? टू जनरेट द एनर्जी, राइट? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी है, उससे बहुत ही थोड़े अमाउंट में ये एलिमेंट से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है. सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी. बट क्या था कि इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वॉज हेल्ड एज ए नॉन पॉल्यूटिंग वे फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना. पहले ऐसा माना जाता था कि ये नॉन पॉल्यूटिंग वे है, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है. बट लेटर ऑन it was realized that the use of nuclear energy has a very serious problems. Okay, so पहले अब बात करते हैं कि अब ये कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं. So these are some examples: uranium, then radium, then thorium, plutonium, strontium, etc. ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे. So there are around 28 naturally occurring chemical elements on the earth that are रेडियो एक्टिव. अब ऐसे बहुत से एलिमेंट्स है जो कि रेडियो एक्टिव है. अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वर्क कैसे करते हैं? सो सपोज इफ दिस इज द एटम, ठीक है. सो उसमें बीच में न्यूक्लियस होगा, राइट? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, एंड अराउंड इट कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, राइट? तो अब क्या होता है? मोस्टली इन ऑल द एटम्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो सेम होते हैं, राइट? इक्वल अमाउंट में होते हैं, दोनों सेम होते हैं. सपोज प्रोटॉन इज 8, देन न्यूट्रॉन ऑल्सो इज 8. बट क्या होता है, समटाइम्स इन दोनों के नंबर से वो डिफरेंट होते हैं, जिसको हम आइसोटॉप्स भी बोलते हैं, राइट? सो दे आर रेडियो आइसोटॉप्स. अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? कुछ अमाउंट में एनर्जी है वो रिलीज करेंगे. इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशंस, राइट? सो दिस इज हाउ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएशन. तो उसका प्रॉब्लम क्या है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करने के? सो यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू वेरी सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम्स. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? एक्सीडेंटल लीकेज. अब मान लो ऐसे एलिमेंट्स है वो कहीं रिएक्टर में से कहीं से भी लीक हो गए, उनका लीकेज हो रहा है, देन इट विल बी वेरी हार्मफुल टू अस, इवन फॉर द नेचर ऑल्सो, राइट? नॉट ओनली अस वी ह्यूमन बींग्स बट फॉर द नेचर ऑल्सो. क्योंकि ये रेडिएशंस है, इट इज वेरी डेंजरियस एंड इट कैन कॉज द म्यूटेशन इन डीएनए ऑल्सो. और ये कैसे? इनहेरिटेड म्यूटेशंस होते हैं, तो जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी में ये पास ऑन होते रहते. तो ऐसा नहीं है कि अभी लीकेज हुआ, अभी थोड़े टाइम के लिए डिजास्टर हुआ, देन खत्म. ऐसा नहीं, ये लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा. इसका इन्फेक्शन है वो, राइट? उसके जो म्यूटेशन है वो डीएनए में. जैसे कि आप लोगों ने एक सुना ही होगा, जापान में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो भी ये एटम बॉम्ब से वो फेंके गए थे, उसकी वजह से हाल में भी इवन वहाँ पे जो भी नए बच्चे जन्म ले रहे वो अभी भी कुछ ना कुछ खामियों के साथ जन्मते हैं. सो लाइक अभी भी उसके डीएनए में ये म्यूटेशंस है वो गए नहीं है, इनहेरिटेड है बिकॉज, राइट? सो दिस इज हाउ इट कैन अफेक्ट द जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ओके, सो कुछ लीकेज आपको एग्जाम्पल देख के समझाए गए हैं. तो पहला है 3 माइल आइलैंड. ये कहाँ पे है? सो पेंसिल्वेनिया, यूएस. पेंसिल्वेनिया स्टेट में, यूएस के एक स्टेट के बाहर ऑब्वियसली ये 3 माइल आइलैंड है, जो वहाँ पे ये रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है. उसके रिएक्टर नंबर 2, चैम्बर नंबर 2 में जहाँ पे ये प्लांट है वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, वहाँ पे ये लीकेज का प्रॉब्लम हुआ था कि कुछ ना कुछ ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो लीक हो गए थे इन द 28 मार्च 1979 में. और इस लीकेज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, डेथ भी हुई थी और बहुत डिजास्टर भी हुआ था. So this is the one example of leakage. Another example is the Chernobyl incidents on 26 अप्रैल 1986 में हुआ था. कहाँ पे? The city of पेरीपत in the north of the यूक्रेन. यूक्रेन के पेरीपत सिटी में ये हुआ था रिएक्टर नंबर 4 में, जिसमें लीकेज की वजह से अराउंड 4000 डेथ हुई थी एंड इट वॉज द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ दैट टाइम. 4000 लोग उधर ही मर गए थे और मोर देन 30,000 पीपल वर अफेक्टेड. ये तो डेथ हुई थी, 30,000 से भी ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए थे.
जो कि अभी उनके म्यूटेशंस हो गए डीएनए में, तो उनकी जनरेशंस भी आगे की वैसी ही आएगी, ठीक है। एंड द थर्ड, इट इज नॉट अबाउट रेडियो एक्टिव बट इट इज गैस डिजास्टर इन इंडिया। मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ था जो भोपाल गैस डिजास्टर इन 2 and 3 December 1984, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट है उसका लीकेज हुआ था, इस गैस का लीकेज हुआ था। एंड एट दैट टाइम मोर देन 15,000 पीपल वर किल्ड। सो दिस इज सम डिजास्टर्स रिगार्डिंग द लीकेज इश्यूज, ठीक है। तो एक तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसको यूज करने का पहला एक ये हार्मफुल इफेक्ट है कि लीकेज होता है, और अगर लीकेज हो गया देन दिस काइंड ऑफ डिजास्टर कैन हैपन, राइट। दूसरी चीज है, दूसरा क्या ड्रॉबैक है उसका, द वेस्ट डिस्पोजल। सो द सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, कि अभी उनका जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम डिस्पोज कहाँ पे करें, क्योंकि ये ऐसे ही तो हम फेंक नहीं सकते उसको, क्योंकि उसमें से रेडिएशन है वो कंटिन्यूस निकलते रहते हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि रेडिएशन 1-2 दिन ही निकलेंगे, कुछ कुछ एटम में से थोड़े टाइम के लिए रेडिएशंस निकलते, और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली यूरेनियम, जिनमें से थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रेडिएशन से वो निकलते ही रहते हैं। इतने टाइम तक उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, एंड दे कीप ऑन रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो ये बहुत ही सालों तक ये नुकसान कर सकते हैं, तो ऐसे ही तो उसको नहीं फेंका जाता है, राइट। तो क्या कर सकते हैं सेफ डिस्पोजल के लिए? सो फॉर द स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर द सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट, उसको प्री ट्रीटमेंट देके इस वेस्ट को क्या करेंगे, तो दे शुड बी डन इन suitably shielded containers and buried within the rocks about 500 meter deep below the earth surface। तो एक तो उनको पहले उस पर प्री ट्रीटमेंट दी जाती है न्यूक्लियर वेस्ट में, देन उसको प्रॉपरली शील्डेड कंटेनर के अंदर भरा जाता है, जो कि पूरा शील्डेड हो, पैक हो, कहीं से भी लीकेज ना हो, और फिर ऐसे कंटेनर्स को जमीन के अंदर अराउंड 500 मीटर डीप पिट्स, गड्ढे खोद के उसके अंदर ये कंटेनर्स है वो भर दिए जाते हैं, देन अराउंड इट सॉइल एंड रॉक्स वगैरह है वो रख दिए जाते हैं ताकि लीकेज ना हो, ठीक है। सो दिस इज द वन वे। बट ये दूसरा भी है कि डिस्पोज करना इट इज वेरी डेंजरियस, कि अगर मान लो उनमें से लीकेज हो गया देन ग्राउंड वाटर भी बिगड़ेगा, आसपास का एरिया भी बिगड़ेगा, और जो वहाँ पे लोग रहते हैं कुछ आसपास के इलाकों में उनमें भी रेडिएशन है वो फैल जाएगा। अगर डेथ होती है तो वो डिजास्टर है ही, बट अगर डेथ नहीं हो रही है और बच गए लोग, बट उसमें म्यूटेशंस हो गए डीएनए में, तो वो भी अभी कुछ खामियों के साथ जिंदा रहेंगे, और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कुछ खामियों के साथ ही जन्म लेंगी। तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है इन केस ऑफ रेडिएशन। सो ये क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो पहला तो है एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशन मतलब क्या, सपोज दिस इज द डीएनए, राइट। तो आपको पता है इधर न्यूक्लियोटाइड्स होती है क्या, ATGC, आइदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा बना हुआ होता है, ये स्ट्रैंड है वो। अब हमें पता है कि अमाइनो एसिड कोड से वो 3 लेटर होते हैं, राइट, 3 लेटर कोड होता है। तो अगर मान लो ऐसा कोई कोड है आरएनए पे, ऐसा कोई कोड है, ठीक है, एडेनिन, यूरासिल एंड ग्वानिन ऑन द आरएनए विच कोड्स फॉर द मिथियोनाइन अमीनो एसिड। अब ये यू चेंज हो गया, AAG हो गया, मान लो म्यूटेशन की वजह से यहाँ से एक यू है वो निकल गया और कुछ और आ गया, तो मिथियोनाइन बनने की जगह पे कुछ और अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर अमाइनो एसिड चेंज हो गए तो जो प्रोटीन बनना था वो भी उसमें से चेंज हो गया। तो ऐसे क्या हो गया, पूरा म्यूटेशन हो गया। अब जो चीज बननी थी वो नहीं बनेगी हमारे बॉडी में और कुछ और बनने लगेगा, ठीक है। तो ये जेनेटिक चेंजेस है वो विद द बॉर्न भी हो सकती है, यानी जन्म के साथ भी खामियां हो सकती है, और आफ्टर बर्थ भी ये चीज पॉसिबल है। लाइक जैसे कि जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट के कांटेक्ट में, उनके डीएनए में तो ये म्यूटेशन होगा ही होगा। अब उनका डीएनए बिगड़ गया, राइट। तो अभी जो उनकी जनरेशन आएगी ओब्वियसली उसमें भी ये मिस्टेक वाला ही डीएनए है वो पास ऑन होगा उनकी जनरेशन में, अगर ये जर्म लाइन म्यूटेशन है तो, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो नई फर्दर जनरेशन आएगी वो भी ऐसी म्यूटेटेड ही आएगी बाय बॉर्न, राइट। तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। कैसे डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें कुछ चेंजेस आ जाना जिसकी वजह से पूरा प्रोटीन ही है वो कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल चेंजेस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल है स्किन कलर,
ठीक है, अगर स्किन का कलर चेंज हो गया कुछ तो ठीक है, वो चेंजेस तो है बट इतने हार्मफुल चेंजेस नहीं है, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे बॉडी में कोई इम्बैलेंस नहीं हो जाता है, राइट। तो इट्स ओके, बट सम चेंजेस आर लीथल, जैसे कि मान लो कोई ऑर्गन है वो बनने में कुछ खामियां आ गई। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, अगर हार्ट जैसे बनना चाहिए वैसे नहीं बना, कुछ डीएनए में उनके जीन्स में कुछ खामियां आ गई, तो अभी हार्ट ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, देन इट कैन बी लीथल, राइट। अ पर्सन कैन नॉट लिव विथ अ नॉर्मल लाइफ, डेथ भी हो सकती है और नॉर्मल लाइफ भी नहीं रहेगी। थ्रू आउट लाइफ उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ेगा टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये चेंजेस है वो कैसे हैं, लीथल है। तो ऐसे भी म्यूटेशंस होते हैं, कुछ आर नॉर्मल म्यूटेशंस जो कि उससे चेंजेस तो हो रहे बॉडी में पर वो इतने हार्मफुल नहीं है, तो इट्स ओके, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट सम चेंजेस आर वेरी माइन्यूट बट वेरी हार्मफुल, कि कम होते चेंजेस बट वो मेजर ऑर्गन में अगर हो रहे देन इट विल बी नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। सो दिस आर सम एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस जो कि हमने अभी बात की। देन इट कैन ऑल्सो कॉज डिसऑर्डर्स, यानी रोग भी हो सकते हैं उससे, जैसे कि कैंसर होता है म्यूटेशन की वजह से, मोस्टली स्किन कैंसर। एंड अगेन इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो, जैसे मैंने अभी बात की कि अगर म्यूटेशन है वो लीथल है देन इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो, राइट। सो दिस आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशंस। तो हमने बात की रेडिएशन कौन से एलिमेंट्स के थ्रू फैलता है, उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है, और जो भी जहाँ जहाँ ये लीकेज हुआ है रेडिएशन का उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, और लास्ट में हमने बात की कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है उसकी रेडिएशन की, ठीक है। सो यहाँ पे ये रेडिएशन टॉपिक खत्म होता है। विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हेलो एवरीवन, सो नाउ इन टुडेज लेक्चर we are going to discuss some more important topics of this chapter number 16, environmental issues, which are agrochemicals and their harmful effects, radioactive waste, and greenhouse effect and global warming. Okay, so now let us start with the first topic, which is agrochemicals and their effects. Okay, now पहले तो agrochemicals क्या है। सो ऐसे केमिकल्स और वी कैन से फर्टिलाइजर्स विच वी आर यूजिंग इन द फार्म, है ना, फार्म में जो हम ये केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं टू इंड्यूस द लाइफ स्पान ऑफ द क्रॉप एंड द लेस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, उनकी इफेक्ट को कम कराने के लिए और प्लांट्स की लाइफ स्पान है वो बढ़ाने के लिए हम ये चीजें करते हैं, है ना। ओके, सो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अब ये केमिकल्स क्या क्या है जो कि हम फील्ड में यूज करते हैं। सो दिस आर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स एक्सेट्रा आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द फार्म, राइट। नाउ दिस incidentally are also toxic to non-targeted organisms like earthworm we can say, है ना। उसमें अब क्या करते हैं, जैसे कि ये हम सारे केमिकल्स हैं वो डालते हैं फार्म में, तो ऑब्वियसली वो जो भी कीड़े होते हैं जो कि प्लांट्स को खा जाते हैं, ठीक है, चलो उनको तो मार देते हैं, तो वो एक हमें फायदा हुआ कि क्रॉप है वो बच गया। बट वॉट अबाउट दैट कि ये केमिकल्स है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी मार देते हैं जो कि एक्चुअल में यूजफुल है फार्मिंग के लिए, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, अर्थवर्म, राइट। दे मेक द पोरस सॉइल, पोरस बना देते हैं सॉइल को, यानी उसमें छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, सो एरेशन है वो अच्छा रहता है, उसकी वजह से क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहता है। सो दिस इज द गुड थिंग फॉर द फार्म कि अर्थवर्म है वो अच्छे हैं फार्म के लिए, राइट। बट बिकॉज ऑफ सच केमिकल्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू डाई। सो ये कम करने के लिए ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस, जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स, राइट, इंस्टेड ऑफ दिस केमिकल्स। सो फॉर दिस यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है आपको, जो कि ये फार्मिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा कौन सी चीजें हैं वो एज ए साइड बिजनेस फार्मर कर सकते हैं टू इंड्यूस देयर इनकम, एंड कुछ एक्स्ट्रा इनकम तो आती है उससे, और दूसरी चीज क्या कि उससे कम से कम वेस्ट भी है वो प्रोड्यूस होता है। तो ऐसी एक केस स्टडी आपको दी गई है अबाउट वन फार्मर जो कि हरियाणा सोनीपत में रहते हैं, उस फार्मर के बारे में यहाँ पे आपको एक डिटेल दी गई है, ठीक है। चलो तो उसके बारे में समझते हैं। द केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है,
कि जिसमें कम से कम केमिकल्स और वी कैन से केमिकल्स यूज ही नहीं होते हैं, दूसरा इको फ्रेंडली टेक्निक है, एंड द थर्ड थिंग इनकम भी अच्छी होती है इससे, राइट. सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, सो इट इज अ जीरो वेस्ट प्रोसीड्यूर. जीरो वेस्ट, इसमें जनरली वेस्ट बनता ही नहीं है. कैसे, बात करते हैं अभी. सो वेयर वेस्ट products from the one process are cycled in as nutrients for the other processes. यानी एक प्रोसेस में जो वेस्ट बनता है उसको यूटिलाइज किया जाता है दूसरी चीजों में, यानी उसका वो भी सबस्ट्रेट बन गया प्रोडक्ट बनाने के लिए. ठीक है, तो ऐसे कोई भी बीच में साइड प्रोडक्ट्स है और वेस्ट है वीकेंड से वो प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि वो कोई ना कोई तरह से उसको वापस से यूज किया जाता है रिसाइकल करके या तो डायरेक्टली, राइट. तो इसमें वेस्ट भी नहीं बनता है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट मिलती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दी गई है. रमेश चंद्र डागर, जो कि एक फार्मर है, अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा इज डूइंग द सेम थिंग. ये यही करते हैं. क्या करते हैं ना, ही इंक्लूड्स बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग यानी फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर इन अ चेन ऑफ प्रोसेसेस. ये सारी प्रोसेसेस वो एक साथ करते हैं अपने फार्म में, और वी कैन से एज ए साइड बिजनेस ऑफ हिम, राइट. अब कैसे, इससे फायदा क्या है, तो एक चीज है जैसे कि डेयरी मैनेजमेंट. तो यानी उसके लिए क्या, कैटल्स वगैरह को, सारे पशु हैं उन सबको वहां पे वो रखते हैं. ठीक है, सो उनसे उनको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, और मिल्क की डिफरेंट प्रोडक्ट से वो सेल कर सकते हैं, राइट. तो ये उनको एक इनकम हो गई. अब दूसरा, ये सारे एनिमल में से ये तो चलो मिल्क तो मिलता ही है, उससे तो इनकम होती है. दूसरी चीज है ये जो कैटल डंक होता है, कैटल एक्सक्रीटा होता है, उसको यूज करते हैं टू जनरेट द मैन्योर, यानी फर्टिलाइजर बनाने के लिए उनका यूज किया जाता है ना. दूसरा है जिसको बायोगैस बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है. अब दूसरी चीज है, आफ्टर द क्रॉपिंग, ये फार्म में प्रोडक्ट आ जाए, उसके बाद जो बचे कुचे जो भी पौधे हैं जिनमें से हमने प्रोडक्ट तो निकाली, अभी वो खाली बच गए हैं. ठीक है, तो उनको भी क्या कर सकते हैं, डम करके, कंप्रेस करके, डम करके उनमें से भी वो मिक्स्ड फर्टिलाइजर है वो बना सकते हैं और उनको फार्मिंग में यूज कर सकते हैं. दूसरी चीज है, उनसे वो नेचुरल गैस बना सकते हैं जैसे कि बायोगैस है, और इस गैस से वो लाइट वगैरह भी जला सकते हैं फार्मिंग में. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी नीड है वो उनकी सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो ये भी फायदा हो गया. तो ऐसे फिर दूसरा है बी कीपिंग. तो भी सिर्फ फार्म के आसपास अगर बड़े बड़े पेड़ लगा के उसमें इंड्यूस किया जाए बी कीपिंग को, तो बी की वजह से, बिकॉज ऑफ सच बीज, उनको क्या हनी मिलता है, मध मिलता है. तो ये भी एक साइड बिजनेस हो गया और उनके लिए उनको कुछ नहीं करना पड़ा. ये तो नेचुरली वहां पे आके ग्रो करते अगर उनको प्रॉपर एनवायरमेंट मिलता है तो, राइट. सो इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम है एंड प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है. एंड द मोर बेनिफिशियल थिंग इज कि वेस्ट प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलते, क्योंकि एक बिजनेस की जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो दूसरे में तो यूटिलाइज कर लेते हैं एज अ सबस्ट्रेट, है ना. जैसे कि एनिमल्स को ग्रो कराने के लिए उनका फिर एक्सक्रीटा एंड डंग वगैरह होता है, उनको यूज कर लेते टू जनरेट द नेचुरल फर्टिलाइजर. तो ये वेस्ट भी नहीं हुआ और दूसरी प्रोडक्ट भी मिल गई. सो दिस इज हाउ द रमेश चंद्र डागर हु वाज अ फार्मर, ये ऐसे कुछ चेन में ये सारी प्रोसेसेस करते थे. ठीक है, तो उन्होंने ये जागृति फैलाने के लिए उसको, दिस आर सच इंफॉर्मेटिव थिंग्स, राइट. तो उनको स्प्रेड करने के लिए मैक्सिमम उन्होंने एक क्लब बनाया अपना खुद का, जिसके थ्रू वो ये सारे प्रचार करते हैं सारे फार्मर से, जो कि उनको ये समझाते हैं कि कैसे आप लोग एक्स्ट्रा इनकम है वो इसके थ्रू ले सकते हो और कैसे एफिशिएंट वे में आप ये चीजें कर सकते हो. सो टू स्प्रेड सच इंफॉर्मेशन ही हैज क्रिएटेड द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब विथ अ करंट मेंबरशिप ऑफ 5000 फार्मर्स. तो ऐसे क्लब का इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया, इनिशिएटिव किया स्टार्ट, कि उसकी मदद से ये सब में ऐसे स्प्रेड करते हैं इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, हाउ दे कैन डू दिस, हाउ दे कैन मैनेज दिस एंड हाउ दे विल गेट द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस. सो दिस इज द क्लब, जिसका नाम याद रखना है आपको, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, और उसमें मेंबरशिप कितनी है, 5000 फार्मर्स की. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द
ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रोकेमिकल्स, ठीक है, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स है वो इतना अच्छा नहीं है, केमिकल्स अच्छा नहीं है यूज करना फार्मिंग में, राइट, जिसके बारे में हमने बात की। तो उसके बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं? सो वी कैन डू द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर बनाने के कुछ ये चेन्स आपको अभी इधर केस स्टडी के थ्रू समझाई है कि ऐसा नहीं है सिर्फ फर्टिलाइजर ही बनाना है, फार्मर से वो बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं एंड they can get enough amount of money also by these products, right? So this is all about the organic farming. Next topic we will learn is radioactive waste.